साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, हमारा अधिगम टॉपिक चल रहा है। पार्ट 1 में मैंने आपको अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम के प्रकार, सीखने की विधियाँ, रुचि, अभिरुचि, आदत, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति आदि के बारे में पढ़ाया था और अधिगम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको पढ़ाए। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में, जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और भी अन्य बहुत सारे सिद्धांत हैं। इनको अब हम क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है। जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इस हिसाब से आप इनको याद रखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कभी भी जो है आप सफल नहीं हो पाओगे जब तक आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आप क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में देखोगे तो आपको जो है वो सॉल्व नहीं होंगे, आपका जो है दिमाग उन पर स्थिर नहीं हो पाएगा जब तक आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। तो इस वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो है बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अधिगम के कुछ सिद्धांतों के बारे में, जैसे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अधिगम के साहचर्य का सिद्धांत, जिसे हम एसआर थ्योरी या एसआरटी के नाम से भी जानते हैं। एसआर का मतलब होगा, एस का मतलब यहाँ पर है स्टिमुलस और आर का मतलब है रेस्पॉन्स और टी का मतलब थ्योरी। तो एसआर थ्योरी के नाम से भी इनको हम जानते हैं, मतलब अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत, यहाँ पर एसआर थ्योरी। अब एसआर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पहले इनमें मान लो जैसे कोई जीव को हम स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक। जैसे मान लो कुत्ते के लिए हम भोजन दिखा देते हैं, तो वो तो भोजन तो हो गया स्टिमुलस, और जब उसके मुंह में लार आ जाती है तो वो उसका रेस्पॉन्स हो गया, मतलब रोटी को देखकर उसने रेस्पॉन्स किया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, पहले मैंने स्टिमुलस दिखाया फिर उसने रेस्पॉन्स दिया, एस और आर। तो इस वजह से हम इसको एसआर सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहते हैं, एसआरटी कहते हैं। ठीक है, तो एसआर थ्योरी यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा एसआर थ्योरी को पालन करेगा और कौन सा आरएस थ्योरी का। आर का मतलब है यहाँ पर पहले रेस्पॉन्स करेगा और फिर जो है स्टिमुलस दिखाया जाएगा। मान लो जैसे कुत्ते के सामने मैंने घंटी बजाई, रोज़ घंटी बजाता हूँ और उसके बाद भोजन देता हूँ, तो कुत्ते को आदत पड़ गई, घंटी बजने के बाद उसको भोजन मिलता है। मान लीजिए मैंने पहले घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई, मतलब उसने रेस्पॉन्स किया, फिर मैंने उसको भोजन दिया, मतलब स्टिमुलस दिया, तो उसको बोलेंगे हम आरएस थ्योरी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, पहले स्टिमुलस दिखाएंगे तो उसे बोलेंगे हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उसके बाद रेस्पॉन्स होगा तो उसको एसआर थ्योरी कह दिया। पहले जो है उसने रेस्पॉन्स किया, लार आई मुँह में घंटी को सुन करके, फिर उसके बाद मैंने उसको स्टिमुलस भोजन दिया तो उसको बोल दिया आरएस थ्योरी या आरएसटी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एसआर थ्योरी का पालन करता है, कौन सा नहीं करता है। तो अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत की मैं बात करूं तो एसआर थ्योरी कह देते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अब कौन कौन से सिद्धांत इसका पालन करते हैं? एक तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसका पालन करेगा, पावलोव का सिद्धांत भी जो है ये पालन करता है, सीएल हल का सिद्धांत भी इसका पालन करेगा और स्किनर का सिद्धांत। 4 सिद्धांत आपको याद रखने हैं, थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का और सीएल हल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भी पहले स्टिमुलस दिखाया जाता है, उसके बाद रेस्पॉन्स किया जाता है। थॉर्नडाइक ने जो है ये बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, सीएल हल की भी हम बात करेंगे और उसके बाद स्किनर के प्रयोग की भी हम बात करेंगे। तो इनमें भी सबसे पहले स्टिमुलस होता है, उसके बाद स्टिमुलस दिखाया जाता है, फिर रेस्पॉन्स किया जाता है। तो इस वजह से ये सभी एसआर थ्योरी का पालन करते हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव का सिद्धांत, सीएल हल का, स्किनर का सिद्धांत। दूसरे हम बात करते हैं अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, मतलब स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी, एसओआरटी के नाम से इसे हम जानते हैं। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी या एसओआरटी, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी, एसओआरटी। तो अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं, एसओआरटी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्स वर्दीमर का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का सिद्धांत और बांडुरा का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो है एसओआरटी थ्योरी की पालना करते हैं। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी, एसओआर थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। मैक्स वर्दीमर का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का सिद्धांत और बांडुरा, ये तीनों सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी का पालन करते हैं मैक्स वर्दीमर का, कुर्ट लेविन का और बांडुरा का, ये पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में। उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन को जो है इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, एस, और आर का मतलब रेस्पॉन्स या अनुक्रिया, आर। इस वजह से इस सिद्धांत को जो है मैं एसआरटी थ्योरी या एसआर थ्योरी के नाम से इसको जानूंगा, मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो उद्दीपन को बोलेंगे स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलेंगे रेस्पॉन्स।
तो इसको बोलेंगे हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स सिद्धांत, मतलब एसआर थ्योरी। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कह देते हैं। प्रयास और त्रुटि मतलब कोई भी जीव जो होता है बार बार प्रयास करता है, फिर उससे त्रुटि होती है, मतलब गलती होती है, फिर प्रयास करेगा फिर त्रुटि होगी, फिर प्रयास करेगा फिर त्रुटि होगी, इस प्रकार जो है धीरे धीरे वो सीखता है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इस वजह से इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रयत्न करता है, फिर जो है उससे गलती होती है, भूल होती है, फिर प्रयत्न करता है, फिर भूल होती है। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको हम कह देते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। और बंध का सिद्धांत भी से हम कह देते हैं, और संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी को कह देते हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को हम कह देते हैं। यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, जो कि एक अमेरिका का विद्वान था। तो ध्यान रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपका टॉपिक लेवल असिस्टेंट में सीधा दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन? थॉर्नडाइक। ये पूछा जा सकता है आपसे। थॉर्नडाइक जो है अमेरिका का विद्वान था। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ एसआर थ्योरी मतलब उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है, इसमें होता क्या है। थॉर्नडाइक इसका जनक है सिद्धांत का, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत मतलब एसआर थ्योरी का। थॉर्नडाइक को जो है पशु मनोविज्ञान का जो है दर्जा दिया गया है, मतलब इसने पशुओं पर बहुत सारे प्रयोग किए थे, इस वजह से पशु मनोवैज्ञानिक भी इसको हम कह देते हैं थॉर्नडाइक को। इन्हीं पशुओं या जंतुओं पर पहला प्रयोग करने का श्रेय जाता है। तो सबसे पहली बार प्रयोग किया था पशुओं पर किसने? थॉर्नडाइक ने। इस वजह से इसे पशु मनोविज्ञान का दर्जा प्राप्त है। तो पशु या जंतुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने पहली बार 1898 ईस्वी में अपना शोध पत्र जो है एनिमल इंटेलिजेंस नाम से प्रस्तुत किया था। इन्होंने पहला अपना एक शोध पत्र निकाला, ठीक है। तो उस शोध पत्र में जो है इन्होंने पशुओं के बारे में लिखा था। तो एनिमल इंटेलिजेंस इसके शोध पत्र का नाम था, मतलब जिस चीज़ पर इसने खोज करी थी। एक जो है इसने शोध पत्र निकाला एनिमल इंटेलिजेंस नाम से। ये पूछा जा सकता है कब निकाला? 1898 ईस्वी में। तो 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नाम से थॉर्नडाइक ने एक शोध पत्र निकाला था। इन्होंने अपने एनिमल इंटेलिजेंस शोध पत्र में ही पहली बार कहा था कि कोई भी प्राणी या व्यक्ति या बालक प्रयास और त्रुटि करता है और फिर सीखता है। मतलब प्रयास करेगा कोई चीज़ का, फिर त्रुटि होगी, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि होगी, उस प्रकार से वो धीरे धीरे सीखता जाता है। तो यहाँ पर कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई बालक हो, बार बार गलती करता है और फिर प्रयास करता है, फिर गलती करता है, फिर प्रयास करता है, तो धीरे धीरे अंत में वो सीख जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, एनिमल इंटेलिजेंस शोध पत्र में इन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी, व्यक्ति या बालक प्रयास व त्रुटि से ही सीखता है। इस वजह से सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी हम कह देते हैं। हालांकि थॉर्नडाइक ने अनेक जंतुओं पर प्रयोग किए, परंतु अंतिम रूप से सीखने के नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 1913 में भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने 1913 में अपना प्रयोग किया, किस पर किया? भूखी बिल्ली पर 1913 में थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक 1913 ईस्वी में प्रयोग करता है, किस पर करता है? भूखी बिल्ली पर, मतलब बिल्ली जो थी भूखी थी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि थॉर्नडाइक ने किस जंतु पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। अब 1913 में ये प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। अब इस प्रयोग में हुआ क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स लिया था। बिल्ली पर जब प्रयोग कर रहे थे तो एक पजल बॉक्स लिया। अब पजल बॉक्स है क्या, दिखा देता हूँ। देखिए, ये है यहाँ पर पजल बॉक्स, यहाँ पर देखिए पजल बॉक्स है, ये पजल बॉक्स है। अब इस पजल बॉक्स में जो है यहाँ पर कोई जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक दरवाज़ा सा लगा हुआ है, एक खिड़की सी लगी हुई है, जो नीचे मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से दर्शा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इस पजल बॉक्स के अंदर बिल्ली बैठी है, भूखी बिल्ली, और सामने उसके एक मछली रखी हुई है, मछली का टुकड़ा रखा हुआ है, मांस रखा हुआ है, मतलब मछली का टुकड़ा। अब ये बिल्ली क्या करती है, ये दरवाजे जो यहाँ पर लगा हुआ है, इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगी, बार बार उछल कूद करती है बिल्ली। अब इस पजल बॉक्स के अंदर बार बार उछलेगी बिल्ली, उछल कूद करेगी, मतलब अनुक्रिया कर रही है। उछल कूद का मतलब एक तरह से अनुक्रिया कर रही है। सामने उसके उद्दीपक रखा हुआ है, मतलब मछली रखी हुई है। मछली क्या हो गई यहाँ पर? उद्दीपक, जिसकी वजह से वो अनुक्रिया कर रही है भूखी बिल्ली।
ठीक है। तो उद्दीपक कौन हो गया यहाँ पर, ये ध्यान रखना, उद्दीपक हो गया यहाँ पर मछली, और भूखी बिल्ली क्या कर रही है यहाँ पर, अनुक्रिया कर रही है, रेस्पॉन्स कर रही है। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे वो भूखी बिल्ली बार बार उछलेगी उछलेगी, एक टाइम ऐसा आएगा उसका जो पैर है इसके दरवाजे पर लग जाएगा और दरवाज़ा खुल जाएगा और सामने से वो उसको प्राप्त कर लेगी मछली को। तो उद्दीपन मिल रहा है उसको सामने से, और उसकी वजह से उसको देख करके अनुक्रिया कर रही है बिल्ली। ठीक है। तो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलना वो सीख जाती है। ठीक है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया करती है तो दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। तो यही प्रयोग किया था इसने भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। थॉर्नडाइक ने जो है अपने इस प्रयोग के बाद पाया कि एक बिल्ली जैसा मंदबुद्धि प्राणी भी नियमित रूप से अनुभवों को संगठित करते करते दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। मतलब बिल्ली भी जो है एक ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी नहीं है, एक मंदबुद्धि प्राणी होती है, लेकिन बार बार जब उछल कूद करती है तो लगातार जब कई दिन करती रहती है तो उसको अनुभव हो जाता है, और अनुभव होने की वजह से वो दरवाजे को खोल लेती है। और कोई भी बालक या व्यक्ति जो है वो भी प्रयास व त्रुटि के द्वारा नए व्यवहार को आसानी से सीख सकता है। तो इसी प्रकार से बालक या कोई व्यक्ति भी प्रयास और त्रुटि करे तो रोज़ जो है प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, गलती करेगा, तो किसी न किसी दिन जो है नए व्यवहार को आसानी से सीख लेता है। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के बाद जो है सिद्धांतों को निम्न नियमों के रूप में प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया। अब कुछ सिद्धांत दिए थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर। अब वो कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए इन्होंने, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम एसआर थ्योरी कह देते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कह देते हैं। प्रयत्न में भूल का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पशुओं पर इन्होंने प्रयोग किया, तो पशु मनोविज्ञान का इनको दर्जा प्राप्त है। एनिमल इंटेलिजेंस इनका शोध पत्र था, 1898 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रकाशित किया था, और 1913 ईस्वी में इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब इन्होंने कुछ नियम दिए थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर। जब उन्होंने पजल बॉक्स में एक बिल्ली को रख करके मांस का टुकड़ा रखा, मछली का टुकड़ा, उसके बाद जो निष्कर्ष निकले उनके आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए। कुछ मुख्य नियम दिए उन्होंने और कुछ गौण नियम दिए। तो दो प्रकार के नियम दिए इन्होंने, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम क्या कौन कौन से थे, उनका मुख्य नियम था तत्परता का नियम, जिसे हम रुचि का नियम भी कह देते हैं। ठीक है। तो तत्परता का नियम या इसको रुचि का नियम भी कह देते हैं। और अभ्यास का नियम, जिसे हम उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कह देते हैं। प्रभाव का नियम, जिसे संतोष और असंतोष का नियम भी हम कह देते हैं। तो मुख्य नियम हो गए तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये ध्यान रखने हैं आपको। तत्परता का नियम जो है वो रुचि का नियम, अभ्यास का नियम जो है उपयोग और अनुपयोग का नियम, प्रभाव का नियम जो है संतोष और असंतोष का नियम कहलाता है। तो मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। गौण नियम जो है, उन गौण नियमों की मैं बात करूं तो गौण नियमों में प्रतिक्रिया का, आंशिक प्रतिक्रिया का, सादृश्यता का। तो गौण नियम एक बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया और एक सादृश्यता का नियम। अगला है मानसिक प्रतिक्रिया का और साचार्य व्यवहार का नियम। तो ये इसके जो है गौण नियम थे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और साचार्य व्यवहार का नियम, ये इसके गौण नियम थे। और गौण और मुख्य नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कहलाते हैं। ये दोनों नियम जो हैं, गौण नियम और मुख्य नियम, ये थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है दोनों। तो दो प्रकार के नियम थॉर्नडाइक ने दिए, एक तो मुख्य नियम, एक गौण नियम। मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, जिसे रुचि का नियम भी कह देते हैं। दूसरा अभ्यास का नियम, जिसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कह देते हैं। और तीसरा यहाँ पर जो है, तीसरा नियम इसका जो है वो है प्रभाव का नियम, जिसे संतोष असंतोष का नियम भी कह देते हैं। दूसरा गौण नियम दिया, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और साहचर्य व्यवहार का नियम। ये दोनों मिलाकर के थॉर्नडाइक के सीखने के नियम जो है कहलाते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले मुख्य नियमों की। मुख्य नियम कौन कौन से थे मैंने आपको बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम का दूसरा नाम था रुचि का नियम, अभ्यास के नियम का उपयोग और अनुपयोग का नियम, प्रभाव के नियम का संतोष और असंतोष का नियम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुख्य नियमों में तत्परता के नियम की। इस नियम के अनुसार जब प्राणी में किसी कार्य के प्रति तत्परता होती है, उसमें कार्य के प्रति जो है रुचि पैदा हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। मतलब जब प्राणी में कोई कार्य करना है, प्राणी ने सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही है, उसके लगन लग गई उस चीज़ की,
तो उस कार्य में उसकी रुचि पैदा हो जाएगी और वो 100% उस कार्य में वो सफल हो जाता है। जैसे आप मान लो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आपको तत्परता है, आप में लगन लग गई, आपको ये करना है, आपने ठान रखा है कि आपको सेलेक्ट होना है, तो आप इस काम को रुचि से करोगे, रुचि से पढ़ाई करोगे और 100% आप सफल हो जाओगे। तो तत्परता का नियम जो है, जब प्राणी में जो कोई कार्य करने की प्रति तत्परता होती है तो उसमें कार्य के प्रति उसमें रुचि पैदा हो जाती है और जिस वजह से कार्य में सफलता मिलती है। वुडवर्थ के अनुसार तत्परता से जो है अभिप्राय मानसिक तैयारी से, मतलब मनुष्य मानसिक रूप से तैयार हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो वुडवर्थ ने क्या बताया तत्परता के नियम से, मतलब क्या बताया, मानसिक तैयारी। जब आप किसी काम को करने की ठान लोगे तो आप मानसिक रूप से उस काम के प्रति तैयार हो जाओगे कि मुझे अब ये काम करना ही है, तभी आप उसको कर पाओगे। तो वुडवर्थ ने बताया कि तत्परता का नियम जो है वो मानसिक तैयारी उसमें आदमी कर लेता है। उपनियम क्या है, इसका एक उपनियम है, इसको रुचि का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति में रुचि पैदा हो जाती है उस काम को करने के लिए, इस वजह से हम तत्परता के नियम को रुचि का नियम भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा रुचि का नियम क्यों कहते हैं इसको। उदाहरण से मैं समझाऊंगा आपको, जैसे कि मजदूर को खेत पर जो है आप काम करने के लिए भेज सकते हो, लेकिन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो आपने कोई मजदूर आप अपने खेत पर भेजा, लेकिन जब मजदूर मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तो अब वहाँ आपके खेत पर जाकर के कोई कटाई वगैरह वो नहीं करेगा, वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा। जब वो यहाँ से मानसिक रूप से तैयार होकर जाएगा तभी वो काम करेगा, वरना आप उसको बाध्य नहीं कर सकते काम करवाने के लिए। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि मजदूर को खेत पर आप भेज तो सकते हो, लेकिन काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि उस काम में उसकी रुचि नहीं होगी। तो इस वजह से तत्परता के नियम को हम रुचि का नियम भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको थॉर्नडाइक के नियमों में। पहला मैंने मुख्य नियम में पहला तत्परता का नियम पढ़ाया, दूसरा मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अभ्यास का नियम। अब देखिए, इस नियम के अनुसार यदि कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी को भी किसी व्यवहार को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करवाया जाता है तो वह प्राणी उस व्यवहार में आसानी से उस व्यवहार को सीख लेता है। यहाँ पर यह भी तय है कि हम उसी कार्य का अभ्यास कर पाते हैं जो हमारे लिए उपयोग का होता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे करके समझाऊंगा इसको कि राम कक्षा में प्रथम आता है, परंतु इस बार खेलों पर जो है अधिक ध्यान देने के कारण पिछड़ गया। अब देखिए, कोई चीज़ को आप बार बार करोगे तो उस चीज़ में क्या होगा, आप जो है 100% उस काम को सीख जाओगे। लेकिन आपकी उस काम में रुचि नहीं होगी, आप उस काम को बार बार अभ्यास नहीं करोगे उस काम का, तो वो है प्राणी उस व्यवहार को आसानी से नहीं सीख पाएगा। उसी काम को आप सीख पाओगे जो आप बार बार जिस चीज़ का अभ्यास करोगे उसी काम को आप सीख पाओगे, वरना आप अभ्यास नहीं करोगे किसी काम का। मान लो आप पढ़ाई नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके वगैरह की, तो आप जो है उस काम को आसानी से नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे उस काम में। लेकिन रोज़ आप अभ्यास करोगे, रोज़ पढ़ोगे, रोज़ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आप उस काम को आसानी से कर लोगे। मतलब कोई भी काम जो है वो कब कर पाओगे, जब आप अभ्यास करोगे। तो अभ्यास का नियम जो है ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से जो है इसको बताया गया है। तो उपयोग का नियम क्यों कह देते हैं इसको, क्योंकि आप उसी काम को कर पाओगे जो आपका उपयोगी होगा और जो अनुपयोगी काम होगा आप उसको नहीं कर पाओगे। इस वजह से इसको उपयोग और अनुपयोग का नियम भी हम कह देते हैं। आप उसी चीज़ का अभ्यास करोगे जो आपके उपयोग में आता है, वरना आप जो है उस चीज़ का जो है उपयोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, आप उसी काम को करोगे, उसी चीज़ का अभ्यास करोगे जो आपका उपयोगी होगा, क्योंकि वो आपके जीवन में काम आने वाला है। तो राम कक्षा में प्रथम आता था, परंतु उसने अभ्यास नहीं किया, खेलों पर ध्यान देने लग गए तो पढ़ाई में पिछड़ेगा ही वो। जब वो अभ्यास करता, रोज़ पढ़ाई पढ़ता, तो क्लास में प्रथम आता। पहले तो आता था लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी, अभ्यास छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो जो है उसमें कमज़ोर होने लग गया। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे अभ्यास का नियम। उपयोग या अनुपयोग क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि उपयोगी होता है वो काम आपका, तभी आप अभ्यास करते हो। ठीक है। तीसरा नियम है आपका प्रभाव का नियम। मुख्य नियमों में तीसरा नियम प्रभाव का नियम है। जब हम या प्राणी किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम जरूर ही आते हैं। जो परिणाम आते हैं वे हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। तो सकारात्मक परिणाम आने पर संतोष की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा आपको। नकारात्मक परिणाम आएंगे तो असंतोष की प्राप्ति। जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई में आप आगे जाकर सक्सेस हो जाते हो तो आपको जो है संतोष की प्राप्ति होगी, सकारात्मक विचार आएंगे आपके दिमाग में। और आप सफल नहीं हो पाते हो, सक्सेस नहीं हो पाते हो, तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे और आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा, असंतोष होगा, दुख होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो हमारे परिणाम आते हैं, जैसे हम जो कार्य करेंगे उसके जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट हमारे ऊपर एक प्रभाव छोड़ते हैं। तो इस वजह से इसको हम प्रभाव का नियम कह देते हैं। और संतोष मिलता है सकारात्मक परिणाम आने पर, असंतोष मिलता है नकारात्मक परिणाम आने पर। इस वजह से इसको हम संतोष या असंतोष का नियम भी कह देते हैं।
तो आप समझ गए होंगे, एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको दादा दादी के पास रहने में ही संतोष की प्राप्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे, इसको क्या कहते हैं हम, प्रभाव का नियम कहते हैं, क्योंकि दादा दादी उसके बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, तो जो है उनको प्यार प्रेम देते हैं, तो इस वजह से जो है बच्चे जो है उनके पास रहना पसंद करते हैं। तो इस वजह से इस नियम को हम प्रभाव का नियम या संतोष असंतोष का नियम भी कह देते हैं। तो मुख्य नियमों में मैंने 3 नियम पढ़ाए। तत्परता का नियम, जब आप किसी काम को करने के लिए तत्पर रहोगे तो आपकी उस काम में रुचि पैदा हो जाएगी, इस वजह से तत्परता के नियम को रुचि का नियम भी कह देते थे। दूसरा नियम मैंने बताया अभ्यास के नियम, कोई काम आपको करना है तो आप बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कोई काम आपको उपयोगी है तभी आप अभ्यास कर पाओगे, अनुपयोगी काम के लिए आप अभ्यास नहीं करते हो, इस वजह से उसको उपयोग और अनुपयोग का नियम भी हम अभ्यास के नियम को कहते हैं। तीसरा प्रभाव का नियम, जब आप कोई कार्य करते हो और उसके परिणाम जो आते हैं वही आपके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, तो इस वजह से इसको प्रभाव का नियम कहते हैं। और पॉजिटिव काम होने पर, पॉजिटिव रिजल्ट आने पर संतोष की प्राप्ति और नेगेटिव रिजल्ट आने पर असंतोष की प्राप्ति होती है, इस वजह से इसको संतोष असंतोष का नियम भी हम कह देते हैं। तो 3 मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के। अब मैं बात कर रहा हूँ गौण नियमों की। तो गौण नियमों में जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक प्रतिक्रिया का नियम, तो इस प्रकार के नियम जो हैं ये गौण नियम कहलाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया के नियमों की। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय करना, निश्चित परिणाम प्राप्ति के लिए प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना। जैसे कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करता है। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट जो है कई चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसा उनको लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम में इस प्रकार से सफल होऊंगा तो उसी हिसाब से वो पढ़ने लग जाते हैं। मतलब एक प्रतियोगी जो है परीक्षा में सफल होने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास करता है, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करता है, तो इस वजह से इसको बहुप्रतिक्रिया कहते हैं। बहु शब्द का मतलब होता है अनेकों प्रकार से, और प्रतिक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया करता है या प्रयास करता है। तो बहुत प्रतिक्रिया के नियम का मतलब हो गया यहाँ पर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय करना और निश्चित परिणाम प्राप्ति के लिए जो है प्रतिक्रियाएं करना। इस वजह से इस सिद्धांत को हम बहुप्रतिक्रिया का नियम भी कह देते हैं। दूसरा है आंशिक प्रतिक्रिया। जब कोई कार्य एक साथ पूरा नहीं हो सकता तो उसे छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है और एक एक कार्य को पूरा करते हुए संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। जैसे कि एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा नहीं करवा पाने की स्थिति में छोटी छोटी यूनिट्स बना देता है, इकाइयाँ बना देता है, इकाई बनाते हुए पढ़ाता है, तो उसका कोर्स जो है आसानी से जो है पूरा हो जाता है। तो इस वजह से इसको आंशिक अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम? क्योंकि इसमें एक साथ जो है कोई काम पूरा नहीं होता, उसको छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके किया जाता है, तो इस वजह से इसको आंशिक प्रतिक्रिया कहते हैं। तीसरा नियम है यहाँ पर सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को जो है होते हुए देखता है तो फिर वह देखे हुए व्यवहार के आधार पर ही स्वयं भी उसको कर लेता है। मतलब जब एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को होते हुए देखता है तो वह फिर देखे हुए व्यवहार के आधार पर ही उसे स्वयं भी कर लेता है। इस वजह से इस नियम को हम सादृश्यता का नियम भी कह देते हैं। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को होते हुए देखता है तो वह देखे हुए व्यवहार के आधार पर ही स्वयं भी कर लेता है। जैसे एक बालक किसी को साइकिल चलाते हुए देखता है तो स्वयं भी साइकिल चलाने लगता है। तो सादृश्यता का नियम का मतलब होता है, सादृश्यता शब्द का मतलब ही क्या होता है, किसी की नकल करना, अर्थात दूसरे को देख करके वो काम करने लग जाना। ठीक है, मतलब सामने जो दृश्य है उसको देख करके कोई काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सादृश्यता। मतलब दूसरे कार्य को देखते हुए, दूसरे व्यक्ति के कार्य को देखते हुए फिर स्वयं भी व्यवहार के आधार पर उसको करने लग जाता है, तो उसको हम सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। चौथा नियम है यहाँ पर मानसिक विन्यास का नियम या स्थिति का नियम। मानसिक विन्यास या स्थिति का नियम, किसी भी कार्य के प्रति हमारा सकारात्मक या फिर नकारात्मक सोच का होना क्या कहलाता है, मानसिक विन्यास। मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में आपने ठान लिया कि ये काम मुझे करना है तो आप जो कर पाओगे, और मन में आपने सोच लिया कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप हार जाओगे। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मतलब मानसिक रूप से आप तैयार हो किसी काम के लिए तभी आप जो है सकारात्मक परिणाम लेते हो। मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, आपकी स्थिति सही नहीं है, आप सही जो है काम को नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इस वजह से इसको मानसिक विन्यास स्थिति का नियम भी कह देते हैं। पांचवा यहाँ पर नियम है साहचर्य व्यवहार का नियम। साहचर्य व्यवहार का नियम, जब एक प्राणी जब किसी दूसरे प्राणी के संग रहता है, मतलब उसी के जैसा व्यवहार करता है, तो उस आपस में उनमें व्यवहार का आदान प्रदान होता है तथा उच्च व्यवहार निम्न व्यवहार में प्रकट हो जाता है। जैसे तोता जो है मानव के संपर्क में रहता है तो मानव की भाषा को सीख जाता है। तो आपने सुना होगा हीरामन तोते का नाम, जो कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मिलते हैं, तो वहाँ पर गागरोनी तोते मिलते हैं। तो तोता जो है ये मानव की भाषा को सीख सकता है, सेम टू सेम गागरोनी तोते जो होते हैं मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जब आप किसी के साहचर्य में रहते हो तो उसी के जैसा व्यवहार वो सीख जाता है। जैसे तोते ने जो है मनुष्य के साथ रह करके बोलना सीख लिया था, तो इस वजह से इसको साहचर्य व्यवहार का नियम हम कहते हैं। तो गौण नियम मैंने 5 बताए। बहुप्रतिक्रिया का नियम, जब व्यक्ति सफल होने के लिए बार बार अलग अलग तरह से प्रयास करता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक साथ पूरा नहीं कर पाता तो अंशों में विभाजित करके करता, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कह देते हैं। तीसरा नियम मैंने आपको कौन सा बताया था? तीसरा नियम मैंने आपको बताया था सादृश्यता का नियम, मतलब आप दूसरों के कार्य को देख करके जब स्वयं करने लग जाते हो तो उससे सादृश्यता का नियम। मानसिक विन्यास का, जब मानसिक रूप से आप तैयार होते हो किसी कार्य को करने के लिए तो आपके सकारात्मक और नकारात्मक सोच पैदा होती है, उसी आधार पर कोई काम आप कर पाते हो। साहचर्य व्यवहार का नियम, जब प्राणी किसी दूसरे प्राणी के संग रहता है तो उसी के जैसा व्यवहार करने लग जाता है और उच्च व्यवहार निम्न व्यवहार में प्रकट हो जाता है। तो ये 5 नियम जो थे गौण नियम थे, और 3 नियम मैंने आपको तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का नियम जो बताए थे वो मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के। अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उसकी उपयोगिता क्या है? थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया है एसआर थ्योरी वाला प्रयोग, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक बार बार प्रयास करते हैं, प्रयास करके फिर सीखते हैं। तभी तो इस सिद्धांत को हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि से इसमें बालक जो है सीखता है, मतलब इस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि पर बल दिया जाता है। मतलब आप बार बार प्रयास करिए, फिर आपसे त्रुटि होगी, फिर प्रयास करिए, फिर त्रुटि होगी, अंत में आप कोई काम को सीख जाओगे। अगला यहाँ पर अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है, बताता है कि इसमें आप यदि कोई काम का आप बार बार अभ्यास करोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। तो अभ्यास के महत्व के बारे में भी ये सिद्धांत हमको बताता है। अगला है मानसिक सक्रियता पर बल देता है, मतलब ये सिद्धांत हमको बताता है यदि आप मानसिक रूप से तैयार होते हो तो कोई काम को कर पाते हो। यदि आपका मन कहता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तब आप हार जाते हो, मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मानसिक सक्रियता पर ये बल देता है। सकारात्मक सोच पर भी ये बल देता है। आप यदि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ये आपकी थिंकिंग हो जाएगी और जो है आप सकारात्मक रूप से कोई काम को कर पाओगे। तो ये सिद्धांत आपकी कुछ उपयोगिताएं बताई गई है सिद्धांत की, ध्यान रखनी है कि हमारे दैनिक जीवन में थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या उपयोग में आता है। तो ऐसे एग्जाम्पल बना के वो आपसे पूछ सकता है कि एक बालक मंदबुद्धि बालक है और वह जो है धीरे धीरे आगे जा करके वो सक्सेस हो जाता है, तो ये कौन से सिद्धांत का पालन करता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। इस प्रकार आपको घुमा करके कुछ भी पूछ ले तो आपको इसी प्रकार से सोचना है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, प्रयास व त्रुटि से जो है सीखने पर बल। आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि चींटी दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, अंत में वो चढ़ जाती है, तो कौन से नियम का पालन करता है? थॉर्नडाइक के नियम का, क्योंकि प्रयास और त्रुटि का नियम इसको कहते हैं। बार बार प्रयास करता है, फिर त्रुटि होती है, फिर प्रयास, फिर त्रुटि, अंत में सक्सेस होता है। अभ्यास के महत्व को ये बताता है, मानसिक सक्रियता पर यह बल देता है और सकारात्मक सोच पर भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमको जो है बल देता है। अगला यहाँ पर एक सिद्धांत और है, छठा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है संयोजनवाद या फिर अनुभव के संगठन को ये स्पष्ट करता है। मतलब बताता है कि व्यक्ति जो है बार बार अनुभव जो है लेता है तो अनुभवों से व्यक्ति सीखता है। तो संयोजनवाद या फिर अनुभवों का संगठन के बारे में भी ये सिद्धांत हमको बताता है। अगला सिद्धांत साथियों आएगा यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत, इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज आपके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कह देते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर, सामने मछली रखी थी पजल बॉक्स में। फिर उस सिद्धांत के जो है निष्कर्ष निकाले हमने, कुछ मुख्य नियम बताए, फिर कुछ जो है मैंने गौण नियम बताए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको पावलोव का सिद्धांत बता देंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जो है करवा दी जाएंगी। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहें, नोट्स को पढ़ते रहें, तो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।